हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। इसमें से जो सबसे ज़्यादा प्रश्न रहेंगे वो रहेंगे उत्तराखंड के। लगभग 17 से 18 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे उत्तराखंड के, 5 क्वेश्चन हिंदी के और बाकी बचे लगभग 7 क्वेश्चन वो आपको जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पर, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके बाद बात करेंगे जो कल का प्रश्न था उसकी। इनमें से किस साहित्यकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? हरिशंकर परसाई, हरिवंश राय बच्चन, लीलाधर जगुड़ी या फिर शैलेश मटियानी। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी में मतलब बिल्कुल लेवल का प्रश्न है और अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में शायद पूछा गया था या नहीं पूछा गया था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित इनमें से नहीं किया गया है। अब बात करते हैं जो कल का क्वेश्चन था उसकी। कल का क्वेश्चन था उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक जो प्रतिशत वन क्षेत्र किस नदी बेसिन में पाया जाता है? लगभग सभी ने टॉन्स सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रतिशत नदी बेसिन क्षेत्र टॉन्सी में, फिर अलकनंदा, फिर कोसी घाटी, ऐसा भी लिखा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है जो है टॉन्स में। और जो नीम करौली का जो क्वेश्चन था, कैंची धाम मूर्ति की जो स्थापना हुई थी 1962 या 64 को देखने को मिलेगा। नीम करौली महाराज मंदिर 15 जून 1976 को मंदिर की स्थापना हुई थी, ये इन्होंने बताया है। और बाकी इन्होंने रूपिन सूपिन मिलकर नेटवार क्षेत्र में टॉन्स से कहलाती है। यमुना की लंबाई 136 किलोमीटर उत्तराखंड में। ये लास्ट में एक आखिरी क्वेश्चन था। लगभग सभी ने सही उत्तर इसमें दिया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। आज का जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे नहीं मिला है तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। पहला प्रश्न है दोस्तों, पहले हिंदी उसके बाद उत्तराखंड और फिर इस तरह से हम बढ़ते रहेंगे, फिर बाद में फिर उत्तराखंड इस तरह से। ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य के व्यंग्यकार कौन है? ये यहाँ पर पूछा गया है। मैथिली शरण गुप्त, धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र या फिर हरिशंकर परसाई। अब दोस्तों सिलेबस के हिसाब से बात करें तो एक ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी, हरिशंकर परसाई। आपके सामने दोस्तों जब आप एग्जाम में होंगे लगभग कुछ क्वेश्चन में ऐसा होगा कि जो सिलेबस के हैं वो कम ही ऑप्शन मिलेंगे, इस तरह का भी रहता है, तो वहाँ पर आप आसानी से भी टिक कर सकते हैं। तो हरिशंकर परसाई, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, इनका ये व्यंग्य है। और व्यंग्य के व्यंग्यकार कौन है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो हरिशंकर परसाई अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। पिछली बार पत्रिका भी पूछी गई थी, इन्होंने वसुधा पत्रिका का संपादन किया था, वसुधा पत्रिका, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, मध्य प्रदेश के जबलपुर से। ज़्यादातर जो है जैसे मन्नू भंडारी हैं मध्य प्रदेश से हैं, जो राजे जोशी मध्य प्रदेश से, बहुत सारे जो मध्य प्रदेश के कवि वो भी हमारे सिलेबस में है। तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र ये बिल्कुल याद रखेगा, हरिशंकर परसाई। और हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्हें व्यंग्य को विद्या का दर्जा दिलाया था इन्होंने, तभी ये व्यंग्य के व्यंग्यकार हैं, तो हरिशंकर परसाई। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और हरिशंकर परसाई को साहित्य अकादमी मिला था विकलांग छरदा का दौर के लिए। विकलांग छरदा का दौर ये भी क्या था? तो ये भी व्यंग्य था इनका, ये भी इनका व्यंग्य था और इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। विकलांग छरदा का दौर के लिए साहित्य अकादमी मिला था इनको 1982 में। तो 1982 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। हरिशंकर परसाई तो बिल्कुल याद रखें, क्योंकि सिलेबस में तो यहाँ से जितने जो भी इनसे संबंधित चीज़ें होती हैं वो सभी हमें पढ़नी होती है। तो हरिशंकर परसाई। और अभी हाल ही में एग्जाम आता उसमें पूछा गया था प्रेमचंद्र के फटे जूते किसकी है? प्रेमचंद्र के फटे जूते किसकी? वहाँ पे प्रेमचंद्र भी ऑप्शन था, तो कई लोगों ने जो नहीं पढ़ा था प्रेमचंद्र कर दिया, शायद उनको लगा कि प्रेमचंद्र क्योंकि, लेकिन वो नहीं था, उनका सब गलत हो गया। प्रेमचंद्र के फटे जूते वो भी इनकी है, हरिशंकर परसाई की। तो ये भी बिल्कुल याद रखना। सदाचार का ताबीज वो भी इनका है, ये सदाचार का ताबीज। बाकी बहुत सारी रचनाएं हैं। हरिशंकर परसाई ये बिल्कुल याद रखेगा, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं आजकल, धीरे धीरे जिस तरह का लेवल बढ़ रहा है आजकल। संदेह संशय में संदेह का अर्थ जहाँ मन में कुछ होने की आशंका होना है, तो वहीं संशय का अर्थ यहाँ पर पूछा है। तो अगर माना ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो क्योंकि लगेगा कि कुछ अजीब सा पूछा है उन्हें, तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों ये भी पूछा गया था किसी न किसी एग्जाम में। तो अच्छा क्वेश्चन है। संदेह संशय में संदेह का तो अर्थ दे रखा है यहाँ पर, संदेह का जो अर्थ होता है जहाँ मन में होने की कुछ आशंका है, तो संदेह है तो मन में होने की कुछ आशंका इस तरह का। वहीं संशय का अर्थ आपको यहाँ पर बताना है, मन में शक होने की स्थिति, कुछ घटित होने के निश्चय की स्थिति, या फिर क्रोध की स्थिति, या फिर वास्तविकता के लिए अनिश्चय की स्थिति। तो संशय का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वास्तविकता के लिए अनिश्चय की स्थिति। तो ये हो जाएगा संशय का अर्थ। और संदेह का हो जाएगा जहां मन में कुछ होने की आशंका होना। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हो जाएगा इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उचित एवं शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य बहुत जरूरी है, एग्जाम में जरूर प्रश्न आता है। तो यहाँ पर जैसे चार दिए ABCD, इनमें से एक शुद्ध और 3 अशुद्ध हैं।
शिक्षा पर आजकल बड़ा महत्व है, क्या ये सही है? आजकल शिक्षा पर बड़ा महत्व है, तो देख के लग रहा होगा कि ये तो होंगे नहीं दोनों करके। आजकल शिक्षा का बड़ा प्रचलन है, या कि ऐसे करेंगे, या फिर आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है। तो ये बिल्कुल सही लग रहा है पढ़ने में ही, आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दंतोष्ट्य ध्वनि कौन सी है, आपको बताना। दंत्योष्ट्य, ये भी एग्जाम में पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन है। व, य, फ या फिर र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दंतोष्टि व। दंतोष्टि ध्वनि हो जाएगा व। ये बिल्कुल आपको याद रखना है, सीधे सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि दंतोष्टि ध्वनि कौन सी है, तो वो। य, र, ल, व ये होते अंत्यस्थ व्यंजन में भी आएंगे, तो वो भी आ रहा है यहाँ पर अंत्यस्थ व्यंजन में, तो यहाँ पर भी आएगा। तो र लुंठित र है। प, फ जो ये प वर्ग है, ये ओष्टि वर्ग होता है, ओष्टि वर्ग। तो याद रखिएगा दंतोष्टि हो जाएगा वो। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, यहाँ पर आपको भरना रहेगा कि किसे कर्मवाच्य कहते हैं, या कृतवाच्य, या सरल वाक्य, या फिर भाववाच्य। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग, वचन, प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य डैश यहाँ पर भरना रहेगा क्या कहलाते हैं। कर्मवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य या फिर सरल वाच्य। तो आपने यहाँ पर जैसे कर्ता के अनुसार होते हैं, तो अपने आप ही कृतवाच्य आप आसानी से भी कर सकते हैं, ये भी पढ़ा है। तो जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग, वचन, प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वो कृतवाच्य कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अब उत्तराखंड यहाँ से शुरू होगी हमारी। सल्ट की घटना किस वर्ष हुई, तो ये आपको बताना है। 5 सितंबर 1942, 10 सितंबर 1942, 6 सितंबर या फिर 8 सितंबर 1942। तो सल्ट की घटना हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही। 5 सितंबर 1942 को। सल्ट कहाँ है? सल्ट अल्मोड़ा में है। सल्ट अल्मोड़ा, तो ये अल्मोड़ा का है। तो सल्ट में जो कांग्रेस का मुख्यालय था, सल्ट खुमाड़ में, तो यहाँ पर ये घटना हुई थी। सल्ट की घटना जो 5 सितंबर 1942 को। इसमें जो गंगाराम और एक हिमादेव थे, दो भाई इसमें शहीद हो गए थे जब यहाँ गोलीबारी हुई थी। तो इसमें जो गोली चलाने का आदेश दिया था, वो दिया था जॉनसन ने। ये भी पूछा जा सकता है कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। जैसे जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, जो पेशावर कांड था, रिकेट ने दिया था गोली चलाने का, तो इसमें जैसे जॉनसन ने दिया था गोली चलाने का था सल्ट की घटना में। और इस सल्ट को ही, जैसे सल्ट की घटना, इसको कुमाऊं का बारदौली की भी संज्ञा दी गई थी, यानी कि कुमाऊं का बारदौली कहा गया था। वो गांधी जी ने कहा था कुमाऊं का बारदौली सल्ट को। तो ये भी कई बार बनता है कि कुमाऊं का बारदौली किसे कहा जाता है। गढ़वाल का बारदौली गुजडू, ये भी बना था एग्जाम में, बीपीडीओ के एग्जाम में। तो सल्ट की घटना 5 सितंबर 1942, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ व्यक्तित्व में धरतीपुत्र के नाम से विख्यात है। तो ये यहाँ पर पूछा गया है कि धरतीपुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। गोविंद वल्लभ पंत, हेमती नंदन बहुगुणा, बद्रीदत्त पांडे या फिर नारायण दत्त तिवारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धरतीपुत्र, हिमपुत्र, ये हो जाएगा हेमती नंदन बहुगुणा, HNB, हेमती नंदन बहुगुणा। बद्रीदत्त पांडे कुमाऊं केसरी, कुर्मांचल केसरी, इनको दी गई थी। नारायण दत्त तिवारी विकास पुरुष। गोविंद वल्लभ पंत इनको, इनके साथ जो गोविंद वल्लभ महाराष्ट्र या फिर हिमालय पुत्र, नेहरू जी ने कहा था इनको हिमालय पुत्र, तो ये भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धरतीपुत्र, ऑप्शन नंबर डी। और बद्रीदत्त पांडे, ND तिवारी, इनसे भी लगभग कई बार प्रश्न पूछेंगे एग्जाम में। कुर्मांचल केसरी, बद्रीदत्त पांडे, कई बार एग्जाम बनाए प्रश्न। अगला है उत्तराखंड अनुसूचित जाति यानी कि SC एवं जनजाति आयोग की स्थापना कब की गई थी, यहाँ पर पूछा गया है। उत्तराखंड अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 2001, 2002, 2003 या फिर 2004। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की जो स्थापना की गई थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही, 2003 में। 2003 में की गई थी, बिल्कुल एग्जाम प्रश्न बनेगा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की दूसरी अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। बोक्सा, जौनसारी, थारू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तराखंड की दूसरी पूछा है तो दूसरी हो जाएगा जौनसारी, दूसरी। और अगर माना गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल की पहली, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है गढ़वाल की, तो उत्तराखंड की दूसरी। पहले नंबर पर थारू और दूसरे नंबर पर जौनसारी, तीसरे नंबर पर भोटिया, चौथे फिर बोक्सा आ जाएंगे, फिर पाँचवें राजी। तो इस तरह से इनका क्रम है। तो पहले नंबर पर थारू उत्तराखंड की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली और कुमाऊं की भी, तो ये थारू, ये जो जनजाति है। फिर दूसरे में अगर गढ़वाल की या उत्तराखंड की दूसरी और गढ़वाल की पहली सबसे ज़्यादा, इसमें जिसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो ये जौनसारी आएगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर जौनसारी, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है रामेश्वर के समीप
सरयू से कौन सी नदी संगम करती है? अच्छा क्वेश्चन है। रामेश्वर के समीप सरयू से कौन सी नदी संगम करती है? पूर्वी गौरी, सरस्वती, पूर्वी धौली गंगा या फिर पूर्वी रामगंगा? तो ये सरस्वती तो कहाँ, चमोली में। इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी रामगंगा। पूर्वी रामगंगा रामेश्वर के समीप सरयू से ये संगम करती है। सरयू रामेश्वर जहाँ घाट बना रही है वहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी रामगंगा। और ये सरयू जो कि बागेश्वर के सरगुजा झंडे से निकलती है, और पूर्वी रामगंगा ये मिलते हैं यहाँ पर रामेश्वर के समीप। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, रालम ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? ये यहाँ पर पूछा गया है ग्लेशियर से। किसी न किसी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन जरूर बनता है ग्लेशियर से। रालम ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? पिथौरागढ़, नैनीताल, उत्तरकाशी या फिर चंपावत? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रालम ग्लेशियर स्थित है, ये हो जाएगा कहाँ, पिथौरागढ़ में। जैसे रालम हो गया, हीरामढ़ी हो गया, नामिक हो गया, मिलम हो गया, पिनौरा हो गया, बहुत सारे ग्लेशियर जो हैं पिथौरागढ़ में स्थित हैं। उत्तरकाशी का जो एक बार एग्जाम आया था कि कीर्ति ग्लेशियर कहाँ स्थित है, लगभग बहुत कम लोगों ने उसको सही किया था, 10-20% लोगों ने। कीर्ति ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो ये उत्तरकाशी में स्थित है। वो जब 2018 में एग्जाम आया था तो बहुत कम लोग उसको सही कर पाए थे इस क्वेश्चन को कि कीर्ति ग्लेशियर कहाँ स्थित है। वहाँ पर चमोली भी ऑप्शन में था, उत्तरकाशी भी था, पिथौरागढ़ भी था, इस तरह के ऑप्शन थे, लेकिन बहुत लोगों ने उसमें गलती की। तो कीर्ति ग्लेशियर उत्तरकाशी में, रालम, हीरामढ़ी, नामिक, मिलम, पिनौरा ये सब पिथौरागढ़ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुखराम, मैकतौली ये सब बागेश्वर में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। CBRI रुड़की, उच्च न्यायालय नैनीताल, फूलों की घाटी चमोली, भैरव घाटी पिथौरागढ़। अब इसको देख के थोड़ा लग रहा होगा कि ये रुड़की नहीं होगा, लेकिन ये आप देखेंगे CBRI सेंट्रल बिल्डिंग आर रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो रुड़की बिल्कुल है। उच्च न्यायालय, इसमें कोई शक है कि नैनीताल में है, तो नैनीताल में बिल्कुल है, नैनीताल में किसी को ये नहीं होना चाहिए, नैनीताल में है। फूलों की घाटी, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी चमोली में है। भैरव घाटी यहाँ पर पिथौरागढ़, देखिए हमारा गलत हो गया है। जो भैरव घाटी है ये है उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी में, तो ये यहाँ पर है। इस तरह के क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। भैरव घाटी ये उत्तरकाशी में, तो इस तरह के क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके सामने देखने को मिलेंगे। आप बस पढ़े रहिए, कहीं से उठा के कुछ भी आयोग देख सकता है। जैसे आप अलग अलग, जैसे फूलों की घाटी एक उठा ली, एक CBRI सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट को ले लिया, उच्च न्यायालय लिया, कुछ भी अगली बार जरूरी नहीं है कि यही आए, कुछ भी अगली बार से पूछा जा सकता है। तो कई बार फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, कई बार ये भी बना है। CBRI कहाँ स्थित है, कई बार ये भी बना है 1 नंबर के लिए। भैरव घाटी कहाँ है, 1 नंबर के लिए। उच्च न्यायालय कई बार बना है 1 नंबर के लिए, सिर्फ एक ही क्वेश्चन को। तो इस तरह से भी बन सकता है प्रश्न, आयोग कैसे भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बद्रीदत्त पांडे की पुस्तक का नाम है, ये आपको बताना है। कुमाऊं का इतिहास, और मध्य हिमालय का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, जौहर का इतिहास या फिर गढ़वाल का इतिहास? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुमाऊं का इतिहास, बद्रीदत्त पांडे की है। कुमाऊं का इतिहास बद्रीदत्त पांडे बिल्कुल है। गढ़वाल का इतिहास हरिकृष्ण रतुड़ी 1928, कुमाऊं का इतिहास 1937। जौहर का इतिहास है ये R.S. टोलिया की है, R.S. टोलिया की है जौहर का इतिहास। बाकी दोस्तों अगर ये मध्य हिमालय का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास किसकी, इसके बारे में आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी ये 3 मैंने आपको बता दिया, बद्रीदत्त पांडे, कुमाऊं का इतिहास, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के तट से चलने वाला दक्षिण पश्चिमी मानसून उत्तराखंड में कब प्रवेश करता है? तो यहाँ पर पूछा गया 21 जुलाई के आसपास, 5 अगस्त के आसपास, 25 अगस्त के आसपास, 15 जून के आसपास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 जून के आसपास करता है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बाकी दूर दूर के ऑप्शन है, अगस्त जुलाई दे रखा है, तब तक तो बहुत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 जून के आसपास ये दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है उत्तराखंड में वर्षा ये मानसून जो प्रवेश करता है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मृदा उत्तराखंड राज्य में गन्ने एवं धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है? तो ये यहाँ पर पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है। ज्वालामुखी मृदा, ये तो भीमताल में पाई जाती, लाल मृदा, तराई मृदा या फिर दोमट मृदा? तो इसमें से दोस्तों गन्ने एवं धान, तो गन्ना जैसे उधम सिंह नगर में होता है, हरिद्वार में होता है, धान भी होते हैं, तो ये तराई मृदा होगी, तराई मृदा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो उत्तराखंड में क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तराखंड राज्य में गन्ने एवं धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है, तो ये तराई मृदा ऑप्शन नंबर डी। तो कनिष्ठ सहायक के एग्जाम में भी पूछा गया है पहले। अगला क्वेश्चन है, सूर्य एवं चंद्र कुंड अवस्थित हैं किस ताल के पास? अब ताल दे रखे हैं 4, और इनमें से आपको बताना है कि किस ताल के पास है अवस्थित हैं। नचिकेता ताल, केदार ताल, डोडी ताल या फिर सतोपंथ ताल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य एवं चंद्र कुंड सतोपंथ ताल के आसपास हैं। ये सतोपंथ ताल कहाँ है? तो चमोली में है, चमोली में है। और बाकी और तालों की बात करें, डोडी ताल जैसे 6 कोनों वाला है, कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में है। केदार ताल कहाँ है? केदार गंगा निकलती है, कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में है। और नचिकेता ताल, तो ये भी उत्तरकाशी में है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य एवं चंद्रकुंड अवस्थित है तो सतोपंथ ताल में है, चमोली में जो कि स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बाद जो उत्तराखंड देखते हैं वो थोड़ा सा आप रुक जाइए अभी, क्योंकि तब तक जीके क्वेश्चन है, उसके बाद अभी फिर आएंगे 5 से 7 क्वेश्चन और उत्तराखंड के। अगला क्वेश्चन है 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? बर्मिंघम, कोलंबो, ग्लासगो या फिर मॉन्ट्रियल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2020 में जो राष्ट्रमंडल खेल होंगे वो बर्मिंघम में होंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। तो याद रखिएगा, एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न बन सकता है। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है, बिल्कुल सही है। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर, तभी तो 1 जनवरी 2015 को पहले नीति आयोग था, पहले योजना आयोग था, फिर नीति आयोग। तो ये तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। अगले ऑप्शन की बात करते हैं, इसका पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया, तो ये अभी मैंने आपको बताया, ये बिल्कुल सही है। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। तो पहला और तीसरा तो हमारा सही हो गया है, इनमें से एक तो गलत हो गया, ए या अब बचा बी और डी। तो इसका डी भी बिल्कुल सही है, यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, तो इसके अध्यक्ष होते हैं पीएम। तो पीएम होते हैं इसके अध्यक्ष, तो यही हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमसे पूछा है यहाँ पर कौन सा एक सही नहीं है। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, बिल्कुल सही है। इसका गठन 1 जनवरी 2015 में किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। यह सरकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि नहीं है पूछा था। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है? अच्छा क्वेश्चन है, सीधे सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नर्मदा, सोन, गोदावरी या फिर बेतवा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है ये, तो ये बिल्कुल याद रखना है। अमरकंटक से। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, महाराष्ट्र से। इसका सही उत्तर हो जाएगा अमरकंटक नर्मदा नदी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया यहाँ पर दी गई, यहाँ पर पूछा गया। अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 56 या फिर अनुच्छेद 77? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी गई है? तो अनुच्छेद 67 में दी है, पर 67 के बी में, अगर अंदर तो आएगा नहीं, लेकिन अनुच्छेद 67 के बी में ये बताया गया उपराष्ट्रपति के लिए वैसे जो है कि महाभियोग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उपराष्ट्रपति को इसमें जैसे 14 दिन पूर्व ये सूचना देनी होती है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 67, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया इसमें दी गई है। अगला क्वेश्चन है, ये तो दोस्तों कई बार बहुत बार ही पूछा गया एग्जाम में, लगभग सभी को याद होगा। देखते ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो सीधे आप गोला भरेंगे और ऑनलाइन एग्जाम हो तो सीधे टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर भारत के उपराष्ट्रपति? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आपने बिल्कुल सही सोचा है, लोकसभा अध्यक्ष ये तय करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ज़्यादा बार एग्जाम पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और जाते जाते वीडियो को एक शेयर भी जरूर करेगा। इसके बाद दोस्तों उत्तराखंड आएगी फिर से। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? यानी कि जो जजिया कर लगता हो, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, यहाँ पर पूछा है। बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिर फिरोज शाह तुगलक ने? तो जिन्होंने फिरोज शाह तुगलक किया है, आप बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। फिरोज शाह तुगलक ने जो दिल्ली का सुल्तान था, ब्राह्मणों पर भी कर लगाया था। और जो ज्ञानचंद था चंद वंश का, वो फिरोज शाह तुगलक के समय ही दिल्ली दरबार गया था, ज्ञानचंद। और ज्ञानचंद को जो गरुड़ की उपाधि, जैसे गरुड़ ज्ञानचंद या उपाधि जो है वो भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही दी गई थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका सही उत्तर हो जाएगा फिरोज तुगलक ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा? सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, एनी बेसेंट या फिर अरुणा आसफ अली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। तो अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 360, 179 और 90 या फिर 66? तो इसका सही उत्तर जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी किया है 360, आप बिल्कुल गलत हैं। इसका सही उत्तर है 179। अक्षांशों की संख्या 179 है
और जो 360 है ये देशांतरों की संख्या, ये है देशांतरों की संख्या। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं। तो अक्षांशों की संख्या 179, तो ये बिल्कुल याद रखेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, इसके बाद उत्तराखंड आनी शुरू होगी है। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो क्वेश्चन कुछ थोड़ा अलग तरह से पूछा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। चिल्का झील जो कि उड़ीसा में, अष्टमुडी, पुलिकट या फिर कोलेरू। तो कोलेरू आंध्र प्रदेश, तो इसका से उत्तर हो जाएगा अष्टमुडी। अष्टमुडी पश्चिमी तट पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर, ये केरल में है, तो ये इसका से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अष्टमुडी जो कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ नदी दिए हुए हैं, एक तरफ तट दिए हुए हैं, नदी तट। अच्छा, एक तरफ जो नदियाँ हैं किस पर, तो ये है ऑप्शन, तो दोस्तों कोई ना कोई आपको जरूर पता होंगे इनमें से। जैसे टिहरी बांध के बारे में सबसे पता रहता है, जैसे अब 2-2 भागी रहती है, तो कोई ना कोई 2 ऑप्शन तो भागी रहते हैं, बैठ जाएंगे आप वहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से करेगा। लेकिन यहाँ पर टिहरी ये भागीरथी हो जाएगा, और किसाऊ बांध टॉन्स नदी पर है। मनेरी भाली परियोजना उत्तरकाशी में भागीरथी पर है। ब्यासी परियोजना यमुना नदी पर है। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, मनेरी भाली भागीरथी, ब्यासी यमुना, किसाऊ टॉन्स, टिहरी भागीरथी है। टिहरी के बारे में तो लगभग सभी को पता रहता ही है, तो ये बिल्कुल आप याद रखिएगा। इस तरह से आपके सामने, या फिर इनमें से कौन सा एक सुमिलित नहीं है, इस तरह से भी एग्जाम में बन सकता है। मनेरी भाली किस नदी पर है? 1 नंबर के लिए भागीरथी। टिहरी कई बार एग्जाम में बना है, न जाने कितनी बार बना है, और जगह भी बनता है पूरे भारत में जहाँ भी पेपर होते हैं। तो ये बिल्कुल आप याद रखिएगा, मनेरी भाली भागीरथी, ब्यासी यमुना, किसाऊ टॉन्स, टिहरी भागीरथी। तो इतनी बार मैंने आपको बता दिया ताकि याद रहे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय धाविका बनने का श्रेय मिला है? संतोषी खड़ायत, हंसा मनराल, प्रथम द्रोणाचार्य सम्मानित, हेमलता काला, मंजू बिष्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संतोषी खड़ायत। शायद पिथौरागढ़ से संबंधित होंगी उत्तराखंड की, इनको जैसे किसमें अंतर्राष्ट्रीय धाविका ये हैं, तो संतोषी खड़ायत। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य कथन चुनिए। इनमें से आपको सत्य कथन चुनना है। चौमासा एक विरह गीत है जो पितृ मिलन की आस में गाया जाता है। बैर गीत प्रतियोगिता के रूप में आयोजित होने वाला तर्क प्रधान गीत है। यूनेस्को द्वारा रामायण को विश्व अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया। तो कूट 1, 2, 2, 3, 1, 3 या फिर सभी सही है। तो इनमें से आपको बताना है। चौमासा एक विरह गीत है, पितृ मिलन की आस में गाया जाता है, बिल्कुल ही सही है। बैर गीत प्रतियोगितात्मक के रूप में आयोजित होने वाला तर्क प्रधान है, ये भी सही है। यूनेस्को द्वारा रामायण को विश्व अमूर्त में शामिल, बिल्कुल सही है। 2 अक्टूबर 2009 को किया गया था, 2 अक्टूबर 2009 को, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें से हो जाएगा सभी, ये सभी ऑप्शन नंबर डी, 1 नंबर आपका पक्का। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय को किस वर्ष केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया? 2007, 2009, 2012, इनमें से आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हेमवती नंदन बहुगुणा को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था 2009। अगर डेट आएगी तो 2009 15 जनवरी 2009 को हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। स्थापना कब हुई थी? तो 1973 में हुई थी। कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1973 में, नवंबर 1973 में। तो 1973 में एक ही साथ बने थे। और ये जो हेमवती नंदन बहुगुणा है ना, अभी इनसे प्रश्न आया था, जो पहला प्रश्न था उत्तराखंड का, नहीं दूसरा प्रश्न था, तो उसमें हेमवती नंदन बहुगुणा जो इनको ये नाम कब पड़ा था, तो ये रखा गया था कब? 1989 में। 1989 में रखा गया था ये HNB नाम इस विश्वविद्यालय का। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अब दोस्तों ये एक जैसे कि हेमवती नंदन बहुगुणा ये विश्वविद्यालय के नाम से अब इसे जाना जाता है। तो ये 2009 में, 15 जनवरी 2009 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं को कितने % आरक्षण दिया जाता है? 25, 30, 33 या फिर 50? तो ये दिया जाता है 50, ऑप्शन नंबर डी। पहले 33 था, फिर 2008 में ये किया गया 50। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। उस समय कौन थे? खंडूरी मुख्यमंत्री थे, भुवन चंद्र खंडूरी। मार्च 2008 में किया गया था, मार्च 2008 में। हाँ, तो इसका उत्तर 50% आरक्षण है उत्तराखंड में पंचायत में महिलाओं के लिए। तो दोस्तों अब आ गया हमारा आखिरी क्वेश्चन। इसका सही जवाब से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए, और जाते जाते वीडियो को एक शेयर भी जरूर करेगा। प्रश्न है, हरिद्वार जिले का गठन कब हुआ? 25 नवंबर 2000 को, 28 दिसंबर 1988 को, 26 नवंबर 2002 को, या फिर 8 जनवरी 1988 को? तो 2 1988 वाले हैं, पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28 दिसंबर 1988 को हरिद्वार जिले का गठन किया गया। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। पहले फिर सहारनपुर मंडल में था, फिर इसको गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया राज्य गठन के बाद।
तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। 30 में से स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। बाकी मिलेंगे कल को एक धमाकेदार वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखेगा। मिलते हैं बहुत जल्दी कल को।